दोस्तों, बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दो देश मिले। एक में उसने लोगों को रखा और दूसरे में उस कटोरे को रखा जिसमें वो सारा चंदा रखता था। आज वही कटोरा यानी बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा के अंदर एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनने के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबान सूख चुकी है। योगी जी ने सीधे अपने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए बोला है कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है। इस बात पर कई लोगों का कहना है कि बात तो सही है। जब पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू दलित को जान से मारा जाता है तो लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन यहां से हजारों किलोमीटर दूर गाजा में कुछ होता है तो ये लोग ऐसे छाती पीटते हैं जैसे इजराइल ने इन पर ही अटैक कर दिया हो। अब दोस्तों, पॉलिटिकली ये बात भाजपा और उसके विपक्षियों के बीच एक पॉलिटिकल लड़ाई आप कह सकते हैं इसे, लेकिन जो बात यहां उठाई गई है वो सच तो है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जो एक ऐसी लॉबी है जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडे के तहत अपनी आवाज उठाने की कसम खा रखी है। उनके एजेंडे के बाहर अगर कोई चीज होती है तो चाहे वो कितनी भी घटिया और मानवता को शर्मसार करने वाली क्यों ना हो, सोशल मीडिया के युग में भी ये धृतराष्ट्र बन जाते हैं और इनके कान के पर्दों में पानी भर जाता है। अब इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है। इस वीडियो में हम फैक्ट्स भी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक खास वोट बैंक को लेकर जो रेस चली है उसने वो जरूरत से ज्यादा ही रेड कारपेट की तरह वोट लेने के लिए बिछ गए हैं ये लोग। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी मुद्दे पर ब्रह्मांड के ज्ञानी बनकर मुद्दा उठाने वाली ये लॉबी आखिर क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक कवर फायर देती है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाते, एक फिल्म आई धुरंधर, पाकिस्तान के आतंकवाद और उसके कारनामों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देने वाली इस फिल्म को इन्हीं लोगों की एक लॉबी प्रोपेगेंडा प्रूफ करने पे तुली हुई है। कारण सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक कवर फायर देना। इस लॉबी का सीधा सा फंडा है, पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो उसे एक खास धर्म के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश होती है, जैसे इस देश की माइनॉरिटी खतरे में या उनको डिमोनाइज करने की कोशिश हो रही है। यही लॉजिक देश में किसी पॉलिसी सुधार या सोशल सुधार में भी देखा जाता है। अभी पूरे देश के अंदर SIR चल रहा है। आप जरा इनके लॉजिक सुनिए। कांग्रेस के नेताओं ने SIR के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार गरीबों का वोट छीनना चाहती, जिससे सिर्फ प्रभावशाली लोग ही वोट डाल सके। अब लोगों का कहना है कि अगर यही लॉजिक है तो आपके BLA जमीन पर क्या कर रहे हैं, आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आइए साबित कीजिए। कोई गया नहीं, लेकिन वहां पर इस बात का जिक्र खुद होम मिनिस्टर ने भी संसद के अंदर किया। ऐसी 2 बार राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR को वोट चोरी का तरीका बताने की कोशिश की, लेकिन उस सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम से भी जनता में यही संदेश गया कि भाई आपकी बातों में तो बहुत शोर है, लेकिन डेटा थोड़ा कम है। लॉजिक की हम बात यहां करेंगे नहीं, क्योंकि इस केस में तो भैया लॉजिक पहली ऐसी चीज है जो कमरे से निकल गई थी। अब दोस्तों, ये सारी बातें उन घुसपैठियों को डायरेक्ट कवर फायर देती है जो हमारे देश में गैर कानूनी रूप से आकर बस गए हैं। गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी में आधी सोसाइटी ऐसी है जो अचानक ही गायब हो गई है। झोपड़पट्टियों से लेकर बड़ी सोसाइटियों तक इन घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है, जिसके बाद से एक पॉलिसी सुधार को वोट चोरी का नाम दे देना इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश को कवर फायर देना ही है ना, जो इनको यहाँ बसाकर डेमोग्राफी चेंज कराना चाहते हैं। डरने वाली बात यह है कि इस लॉबी में कुछ ऐसे बेहद ही घटिया इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो पहले सरकारों में रह चुके हैं। जब तक एक घुसपैठिया देश का लीगल नागरिक बनाया जाता है या बनता है तो सबसे पहले वो समाज का वो हिस्सा बनता है जिससे कभी यहाँ की वैल्यूज और यहाँ के कल्चर को देखा नहीं जाता। ऐसे लोगों को यहाँ बसाने या उन्हें बचाने की वकालत करने वाली यही लॉबी उस कवर फायर को अंजाम देती है, जिसके पीछे ये घुसपैठिए बच जाते हैं। न्यूज़ चैनलों पर डिबेट होती है, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, एक डर का माहौल बनाया जाता है जैसे कि आप ही का हक छीना जा रहा है। ये लॉजिक दिखाया जाता है कि हमारी इंसानियत कहाँ गई, या कोई इंसान 50 साल पहले के कागज कहाँ से लाएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में वो कौन सा आदमी रह रहा है जिसे अपने बाप और दादा का नाम नहीं पता होगा। SIR में वही तो मांगा जा रहा है, लेकिन इस झूठ और प्रोपेगेंडा को चलाने वाले लोगों ने कभी इस बात पर जोर ही नहीं दिया कि जिन घुसपैठियों को आप बचा रहे हैं ये घुसपैठी आपको वोट तो जरूर देंगे, लेकिन एक टाइम आने पर आपके ही प्रशासन और आपके ही देश के बंटवारे का रीजन भी बनेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत एक धर्मशाला है? यहां कोई भी तारों को पार करके क्या आकर बस सकता है? अब इन घुसपैठियों को बचाने वाली लॉबी का यही मानना है कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है और उसको ऐसे ही दीनहीन लोगों और सताए गए लोगों को अपनी जमीन पर जगह दे देनी चाहिए। लेकिन दोगलापन वहां आ जाता है जहां पर यही लोग किसी दूसरी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों पर चुप हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तो हमें प्रेशर में डालकर बात अपनी बुलवाई जा रही है, ये तो असहिष्णुता है। जबकि इनसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि जब बांग्लादेशी मेजोरिटी के लिए आवाज उठा सकते हो तो माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी आपके देश की मेजोरिटी है।
मतलब यार कोई तो चीज वोट और पॉलिटिक्स से अलग रखकर सोचा करो। हेलो। अब दोस्तों भारत ऑफिशियली 1951 की यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का ऑफिशियल सिग्नेटरी नहीं है। ये पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी, सेफ बॉर्डर्स और रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से अपनाई गई है। इसके पीछे एक लॉजिक है। भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घुसपैठ का खतरा भारत के अंदर बना रहता है। यह कन्वेंशन अपने तहत नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल को मानने के लिए मजबूर करता है, जिसमें कोई भी देश अपने यहाँ के रेफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकता। अगर भारत इसको साइन कर देता तो अवैध घुसपैठियों के रहने को बढ़ावा मिल जाता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2025 में संसद में साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, मगर इस लॉबी का लॉजिक अलग है। उनका कहना है कि जो यहाँ आकर बस गए उनको क्यों भगाया जाए, आगे से कोई देश के अंदर न आए इसका इंतजाम करना चाहिए। अरे क्यों बसने दे भाई, रिफ्यूजी और घुसपैठियों में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। दुनिया में रिफ्यूजी क्राइसिस ही इतनी बड़ी है जिससे पूरा यूरोप आज परेशान है। इस पर हमने अपने एक वीडियो में बात की भी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो घुसपैठ करके यहाँ बस गया है वो अपने साथ अपने पूरे खानदान को यहाँ लाकर बसा देगा। यहीं से उस सोच को बढ़ावा मिलता है जो भारत में रिफ्यूजी इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। दोस्तों इस देश के अंदर घुसपैठ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 2014 से नवंबर 2025 तक 23,926 घुसपैठिए पकड़े गए, जिनमें ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा से आए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। स्पेसिफिकली बताएं तो भारत बांग्लादेश सीमा पर 18,851 घुसपैठिए, जबकि पाकिस्तान सीमा पर 556 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी देश से बाहर धकेल दिए गए, जिसमें गुजरात, दिल्ली, असम से ज्यादातर घुसपैठिए आए थे। झारखंड में मदरसों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन और जमीन हथियाने की रिपोर्ट्स भी आई हैं जो उग्रवाद से जुड़ती हैं। असम एनआरसी 2019 में 31 लाख अवैध बांग्लादेशी पहचाने गए। दिल्ली एनसीआर में मुस्लिम आबादी में सिग्निफिकेंट बदलाव हुआ है, जहां अवैध घुसपैठियों ने स्लम्स बनाकर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर दबाव डाला। कम मजदूरी पर काम करके लोकल मजदूरों की इनकम पर भी असर डाला। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठ से एसआईआर प्रोसेस में हड़कंप मच गया, जहां वोटर आईडी कार्ड्स की मांग 10 गुना बढ़ी। बंगाल, त्रिपुरा में कल्चरल टेंशन भी बढ़ा, जहां हिंदू कम्युनिटी को माइग्रेट होना पड़ा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अकेले 2025 में 586 बांग्लादेशी पकड़े। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि देश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठियों को बसाने का काम चल रहा है। ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसको इंटेलेक्चुअल लॉबी की तरफ से भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में शुरू में बात ऑलरेडी कर ली है। अब दोस्तों इस लॉबी की सबसे बड़ी चिड़ यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए सबसे पहले माफिया राज के खिलाफ काम किया। उसके बाद अब घुसपैठ के खिलाफ भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठियों की बड़ी जनसंख्या इस माफिया से जुड़ती है और यही अपने इलाके के सबसे बड़े गुंडे और हिस्ट्री शीटर बनते हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक यूपी में 222 माफिया और अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए। इसके अलावा 20,221 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 79,984 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इसके साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया, जिसकी कीमत 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख रुपए थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। रिजल्ट इसका यह हुआ दोस्तों कि यूपी में क्राइम रेट में बड़ा सुधार देखा गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 25 के बीच राज्य में अपराध दर में लगभग 30% की कमी आई है। ध्यान दीजिए कि इसमें खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। योगी सरकार ने मिशन शक्ति और बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस होकर काम किया है। अब एसआईआर में भी यूपी ने अपना दबदबा दिखाया है। एसआईआर 2026 के लिए बीएलओस के द्वारा 15 करोड़ 43 लाख वोटर्स तक पहुंच बनाई गई है, जिसमें 99.9% वोटरों को कवर किया गया है। बीएलओस ने 80.29% फॉर्म्स को वापस लिया है, जबकि बाकी 19% फॉर्म्स अनकलेक्टेबल रहे, यानी उनके पास कागज ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंश्योर किया कि हर वोटर की जानकारी सही और अपडेटेड हो, जिससे इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बने। योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनल लेवल पर इस प्रोसेस की निगरानी की और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दिए कि वे हर वोटर तक पहुंचे। इसके साथ ही यूपी के अंदर हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें तुरंत इन घुसपैठियों को पकड़कर डाल दिया जाएगा, जहां पर ये सीधे अपने मुल्क रवाना कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों एसआईआर हमारे देश के लिए कितना जरूरी है इसका जीता जागता एग्जांपल हमारे पड़ोस में खड़ा बांग्लादेश है, जहां फिर से एक हिंदू माइनॉरिटी को मारा गया। वहां की सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि भारत को प्रोवोक किया जाए ताकि आईएसआई का एजेंडा पूरा हो। हमने अपने एक वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई ने अपने रिसोर्सेज लंबे टाइम से बना रखे हैं। अब वही रिसोर्सेज इस्लाम के नाम पर न सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में एक फ्रंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश को सीरिया जैसा बनाकर 1971 का बदला लेना चाहता है। दरअसल भारत बनाम पाकिस्तान का वो युद्ध सिर्फ इन दो देशों का नहीं था, बल्कि वो रशिया और अमेरिका जैसी शक्तियों का भी एक युद्ध था, जहां रशिया ने अमेरिका को हरा दिया। वो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म गेन जरूर था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इन दो शक्तियों की लड़ाई के बीच
फंस गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश को इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के अंदर झोंककर भारत के लिए एक फ्रंट ओपन किया जाए और रूस को भी सबक सिखाया जाए। ये थियरी अपने आप में जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अमेरिका दुनिया में जिस नैरेटिव वॉर का नेतृत्व कर रहा है उसके लिए भारत का कमजोर होना या दो फ्रंट पर फंस जाना सबसे बड़ी बात है। खैर, इस मुद्दे पर आगे भी हम जरूर बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। SIR के मुद्दे पर, योगी जी के जिस भाषण की बात हमने वीडियो की शुरू में की थी उस पर, या इस पूरे मैटर पर अगर आपकी कोई ओपिनियन है आपकी कोई राय, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद।